हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग अपनी क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारी रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा चैप्टर है रेवेन्यू, इसका हम वन शॉर्ट रिवीजन देख रहे हैं। मतलब कि एक ही वीडियो में जो है हम पूरा का पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो चैप्टर रेवेन्यू है किसके अकॉर्डिंग है? संदीप गर्ग आपकी जो रेफरेंस बुक है उसके अकॉर्डिंग। अब डिफरेंस बस इतना होता है स्टूडेंट्स आपकी एनसीईआरटी और आपकी जो रेफरेंस बुक है उसमें, कि एनसीईआरटी में जो 2-3 चैप्टर मिलके एक चैप्टर बनते हैं। मतलब कि संदीप गर्ग के 2-3 चैप्टर विल गिव यू 1 चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी। बस यही चीज होती है उसमें। बाकी तो जो आपके सारे कंसेप्ट वगैरह होते हैं वो सेम ही होते हैं। राइट नाउ स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोगों ने जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो अपना कंप्लीट कर लिया है। और वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर का नाम क्या है? कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है उसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो है रिवाइज करने वाले पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में। ठीक, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो एक डिटेल्ड एनालिसिस है, हम बोले डिटेल्ड जो कंसेप्ट को समझना है, आई गेस कि वो आप लोगों ने कर लिया होगा। आपकी जो डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीट हो गई होगी। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर की साइड। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही ईजी सा हमारा ये चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ओवरव्यू, जिसमें कि बेसिकली हम लोग देखेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कौन कौन से जो है अपने टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट्स, देखो मैं आप लोगों को हमेशा से बोलती आई हूँ कि हमें जो है हमेशा सीक्वेंस वाइज पढ़ाई करनी है। सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कैसे करनी है? कि चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक जो है पढ़ाई करनी है। और ऐसा क्यों? बिकॉज आपका जो भी एक बाद वाला चैप्टर है वो अपने पुराने वाले चैप्टर से थोड़ा बहुत जो है लिंक्ड होता ही है। अब अगर आप लोगों ने जो है आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन था चैप्टर वो अगर पढ़ा होगा तो आपको जो है इस चैप्टर को पढ़ने में भी बहुत ईजी रहेगा। या फिर हम बोले कॉस्ट आपने पढ़ा होगा तो भी ये चैप्टर जो है आप लोगों के लिए ईजी रहेगा, क्योंकि बस एक स्लाइट से डिफरेंस आते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज चेंज होती है, कुछ थोड़े से डिफरेंस होते हैं। बाकी जो है बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो कि हम इंटरलिंक कर सकते हैं, जो कि हम बोल सकते हैं कि हाँ ये वहां पर पढ़ी थी, वहां पर भी ऐसी थी, बस उसकी डेफिनेशन में वहां पर जो है ये लिखा हुआ था और इसकी डेफिनेशन में हमें जो है बस ये टर्म लिखना है। तो इसके लिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको कैसी पढ़ाई करनी है? सीक्वेंस वाइज पढ़ाई करनी है, जिसमें कि आप जो हो प्रॉपर एक आपके उसके साथ में चल रहे हो कि हाँ इस वे में जो है आप आपका पूरा कोर्स एक सीक्वेंस में खत्म करोगे। ऐसे आप कहीं से भी किसी भी चैप्टर को उठाओगे तो वो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग तो क्या हुआ, मुझे लग रहा है कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो मैं वही उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने भी पढ़ लिया है। तो मैं अब वापस आपको क्या बोल देती हूँ कि देखो वहां पर ऐसा पढ़ा था ना, उससे ये हुआ, तो अब मैं वापस उतना तो नहीं एक्सप्लेन कर सकती ना। तो ऐसे में आपके कंसेप्ट छूट जाते हैं और आपको जो है एक जो बेसिक चीज है वो समझ नहीं आती है। ओके, तो चलिए अब जो है अब हम चैप्टर के साथ में स्टार्ट करें। हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, उसके बाद में टोटल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। और फिर देखेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कंसेप्ट्स। ये जो सारे आपके रेवेन्यू है इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि हम कवर करने वाले हैं अपने इस चैप्टर में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या है स्टूडेंट्स? रेवेन्यू को सीधा सीधा इस वे से समझो कि जो भी अमाउंट आपने रिसीव किया, इसको आप जो हो इनकम भी बोल सकते हो। तो रेवेन्यू बेसिकली क्या है? रेवेन्यू जो है उसका मतलब हम ये बोलते हैं कि जो एक फर्म लेगी, ठीक है, रेवेन्यू जो वो फर्म अर्न करेगी। एक चीज याद रखना कि आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसके बाद में आपका जो चैप्टर कॉस्ट है, उसके बाद में आपका जो चैप्टर रेवेन्यू है और इसके बाद में जो आपका चैप्टर आएगा सप्लाई, ये सारे जो चैप्टर्स है ये आपको प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं। अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये किसके अंदर आते हैं? प्रोड्यूसर्स बिहेवियर के अंदर। और जो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हमें सोचना था वो हमारे स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स थे।
कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स, इक्विलिब्रियम हम लोगों ने पढ़ा था, फिर हम लोगों ने डिमांड पढ़ा था और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था। उतना पार्ट कंज्यूमर का था और अब जो है हम अपने किसकी बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। तो जो रेवेन्यू है वो कौन अर्न करेगा, एक प्रोड्यूसर अर्न करेगा, एक फर्म अर्न करेगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। कंज्यूमर क्या करता है स्टूडेंट्स, कंज्यूमर तो पैसे देकर आता है ना, वो किसी गुड को कंज्यूम कर रहा है और वो मनी देकर आता है। तो रेवेन्यू जो है वो कंज्यूमर थोड़ी ना जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू कौन जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है फर्म्स, रेवेन्यू जनरेट कर रही है प्रोड्यूसर्स, ठीक है। इसलिए जो है हम बोल रहे हैं रेवेन्यू को हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो अब रेवेन्यू बेसिकली क्या हो गई, रेवेन्यू बेसिकली हो गई इनकम, ठीक है, जो टोटल इनकम रिसीव की जाएगी। दैट मीन्स टोटल अमाउंट जो कि रिसीव किया जाएगा, कौन रिसीव करेगा, फर्म्स रिसीव करेगी। अब फर्म्स क्यों रिसीव करेगी स्टूडेंट्स, देखो फर्म्स ने काम क्या किया, फर्म्स का काम क्या है, फर्म्स का काम है आउटपुट को बनाना, राइट। आपके जो आउटपुट है उनको प्रोड्यूस करना, ये है आपके फर्म्स का काम, दैट इज कोई भी गुड्स या सर्विस को बनाना। अब ये जो भी वो लोग आउटपुट बनाएंगे स्टूडेंट्स, उसे वो सेल करेंगे, राइट। खुद के पास रखने के लिए तो नहीं बनाया कि फर्म ने बोला कि हम अपने गोडाउन में रख के रखेंगे, अच्छा लग रहा है, राइट, वो तो नहीं है ना। तो ये जो पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा वो सेल किया जाएगा। जब ये सेल होंगे स्टूडेंट्स तो कोई ना कोई इसे क्या करेगा, परचेज करेगा। और जब कोई परचेज करता है, दैट इज परचेज कौन करेगा, कंज्यूमर्स परचेज करेंगे। तो जब कंज्यूमर्स परचेज करने वाले, तो क्या वो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट परचेज करेंगे, नहीं, वो इस गुड या सर्विस को खरीदने के पीछे जो है मनी पे करने वाले हैं, ओके, पेमेंट जो है वो करने वाले हैं। और ये जो मनी है ये उधर ऐड होता जाएगा और वो फर्म्स का क्या बनेगा, रेवेन्यू बनेगा। मतलब कि अगर अब हमें बोलना है कि रेवेन्यू क्या है, तो हम बोलेंगे रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय firms from the sale of the outputs, from the sale of the given quantity of outputs या फिर commodity in the market, ठीक है। तो ये जो है ये हो गई हमारे रेवेन्यू की डेफिनेशन। दैट इज रेवेन्यू refers to the amount received by a firm from the sale of a given quantity of a commodity in the market, ठीक। आई गेस कि अच्छे से क्लियर है कि रेवेन्यू क्या है, इट इज द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय फर्म्स, विच इज रिसीव्ड बाय अ फर्म, किस चीज के लिए रिसीव करती है, फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन कमोडिटी ऑफ अ commodity in the given quantity of a commodity, given quantity of a commodity in the market, all right। तो आई गेस कि ये जो है रेवेन्यू का मतलब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़े, आगे हमारे पास में आते हैं रेवेन्यू के 3 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। अब मैं आपको हर एक चैप्टर में और हर एक टॉपिक में बोलती आई हूं कि जब भी आपका टोटल, एवरेज और मार्जिनल टर्म आएगा तो आपको जो है अच्छे से इन चीजों का वो करना है। टोटल मतलब टोटल, ठीक है, सारा, ऑल द रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पर हम टोटल में लिख सकते हैं ऑल, फुल, जितना भी है। तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, पूरा रेवेन्यू जो कि जितनी भी गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी है वो सेल कर एक फर्म अर्न करती है, या अमाउंट जितना उसको रिसीव होता है वो कहलाता है टोटल रेवेन्यू, दैट इज TR। फिर एवरेज रेवेन्यू, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं अपने सेकेंड चैप्टर से कि टोटल, एवरेज और मार्जिनल क्या है। तो इनका मतलब वही होता है, बस इनका जो ये है सफिक्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो एवरेज क्या है, पर यूनिट, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एवरेज रेवेन्यू सिंपल सी चीज है, एवरेज रेवेन्यू का मतलब हो जाएगा कि पर यूनिट जो आउटपुट आपने सेल किया है उस पर कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ऑलराइट। पर यूनिट आउटपुट सोल्ड, यहाँ पर जो है हम सोल्ड लिख दें, पर यूनिट आउटपुट सोल्ड कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो हो जाएगा आपका एवरेज रेवेन्यू। एवरेज का मतलब हमें पर यूनिट पता था, रेवेन्यू से हम लोग आए कि रेवेन्यू में क्या करते हैं, रेवेन्यू में जो है जो आपका गुड्स वगैरह होते हैं वो सेल किए जाते हैं और फिर उससे जो है मनी जनरेट होता है, ठीक है, इनकम जो है वो मिलती है। तो दैट इज पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड आ गया। फिर मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल क्या होता है स्टूडेंट्स, मार्जिनल होता है एडिशनल,
राइट, मार्जिनल में हम लोग एडिशनली लेते हैं, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू वो रेवेन्यू हो गया जो कि एडिशनल एक यूनिट को सेल करने से जनरेट हुआ है, एडिशनल वन मोर यूनिट, या यहाँ पर हम मार्जिनल में वन मोर यूनिट भी बोल सकते हैं, एडिशनल यूनिट जो है दैट इज सोल्ड, और उसके सेल करने पर कितना जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो हो जाएगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू। ऑलराइट, तो आई गेस कि आपको टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है अच्छे से क्लियर हो गया है कि ये क्या होते हैं। एकदम ही सिंपल सा ये हमारा कंसेप्ट था। अब इनकी जो है प्रॉपर एक बार डेफिनेशन देख ले। वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर भी जो है हम एक बार इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है। So total revenue refers to total receipts from the sale of given quantity of a commodity। क्या होता है टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू का मतलब है टोटल रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। ऑलराइट, जो आपके रेवेन्यू की डेफिनेशन थी वही हमने यहाँ पर लिखी, बस यहाँ पर एक जो टर्म है टोटल हमने ऐड कर दिया। अब टोटल रेवेन्यू को निकाला कैसे जाता है? क्वांटिटी इनटू प्राइस। जितनी भी क्वांटिटी हमने सेल की है, एक फर्म ने सेल की है, और जिस प्राइस पर सेल की है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू जो है वो निकल के आ जाएगा हमारे पास में। ऑलराइट, तो टोटल रेवेन्यू को कैसे निकालना है? आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया, दैट इज क्वांटिटी इनटू प्राइस। ये चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। डेफिनेशंस के साथ साथ में इनके जो फॉर्मूले हैं ये आप लोगों को पता होने चाहिए, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़े। आगे आता है हमारे पास में एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? तो एवरेज रेवेन्यू हमने बोला था पर यूनिट वाला, राइट। सो एवरेज रेवेन्यू रिफर्स टू रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। हर एक यूनिट जो सेल किया गया है, हर एक यूनिट पर कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो होता है आपका एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड जो रेवेन्यू जनरेट होता है दैट इज एवरेज रेवेन्यू। अब इसे हम कैसे निकालेंगे? इसे हम निकालेंगे इस वे से, टोटल जो होता है उसको डिवाइड कर दो क्वांटिटी से। जैसे कि मान लो कि हमारा टोटल रेवेन्यू आया 500 रुपीज का, और हमारे पास में जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट हमने सेल की है वो है 50, राइट। तो अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मुझे समझ में आया कि आपका जो पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड है उससे आपको 10 रुपए मिले हैं। मतलब कि हर एक यूनिट पर जो है आपने 10 रुपीज क्या किए हैं? अर्न किए हैं, या 10 रुपीज जो है आपने रिसीव किए हैं। ऑलराइट, तो वो होता है आपका एवरेज रेवेन्यू, दैट इज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये बहुत ही इजी से कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, इनमें जो है कुछ मुझे एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत भी नहीं है, एकदम ही सिंपल से ये हमारे सारे कंसेप्ट्स हैं। फिर आता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू मैंने बताया कि एडिशनल रेवेन्यू, राइट, एडिशनल होता है वो, तो एक और यूनिट को सेल करने पे, जैसे कि मान लो 100 यूनिट जो है वो ऑलरेडी सेल की जा रही थी, उस पर जो है कितना 1000 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। अब मान लो कि 101 यूनिट सेल की जा रही है, तो मार्जिनल रेवेन्यू ये बोल रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा एक यूनिट आपने सेल की है इससे आपको कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है, वो होता है आपका क्या? वो होता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। सो मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया? ये एडिशनल रेवेन्यू है जो कि जनरेट होता है फ्रॉम द सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। एडिशनल यूनिट को सेल करके जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो हो जाएगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, इसे जो है फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, MRN इज इक्वल्स टू TRN माइनस TRN माइनस 1। अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ N क्या है वो मैं स्पेसिफाई कर दूं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे MR निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है 10th यूनिट का, तो मैं कैसे निकालूंगी? उसके लिए हम करेंगे टोटल रेवेन्यू ऑफ 10th यूनिट, ये N लिया हमने, माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ N माइनस 1 दैट इज 10 माइनस 1 यूनिट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा 9th यूनिट। ठीक है, तो 10th यूनिट का जो टोटल रेवेन्यू है और
और जो 9th यूनिट का टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, सो 10 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा अपना जो मार्जिनल रेवेन्यू है। वही हुआ ना कि देखो पहले 9 यूनिट्स आप सेल कर रहे थे तो आपको जितना भी रेवेन्यू मिला, उसके बाद में आप 10 यूनिट सेल कर रहे हो तो आपको जो रेवेन्यू मिला, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको बता रहा है कि कितना एडिशनल रेवेन्यू आपने जनरेट किया या रिसीव किया है, तो वो हो जाएगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू। या फिर इसे जो है हम इस वे से भी निकाल सकते हैं, दैट इज MR इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, जो कि क्या हो गया, चेंज इन TR डिवाइडेड बाय चेंज इन Q। ठीक है, तो ये हो जाएंगी आपकी क्या, मार्जिनल रेवेन्यू की जो हमारा हम बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला है वो। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये चीज दोनों ही फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर होंगे। इसमें आपको कुछ नहीं, कितना चेंज हुआ है टीआर में और यूनिट्स में कितना चेंज हुआ है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट में कितना चेंज हुआ है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट में कितना चेंज हुआ है, वो दोनों को डिवाइड कर दो तो आपके पास में मार्जिनल रेवेन्यू आ जाता है। ठीक, फिर आगे बढ़े। अब आता है हमारे पास में रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कंसेप्ट। अब रिलेशनशिप देख लेते हैं सारे हमारे जो रेवेन्यू कंसेप्ट है उनके बीच में। सबसे पहले हम देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर हम कौन सा सिनेरियो ले रहे हैं, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, जब प्राइस कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ये कब पॉसिबल है स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने आपका जो पूरा कोर्स है वो अगर कंप्लीट कर लिया होगा, अगर आपके डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है वो अगर आप लोगों ने देख लिए, वो अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोगों को पता होगा कि परफेक्ट कंपटीशन हम किसे कहते हैं। और अगर आपने नहीं देखे हैं वो सब कुछ, तो फिर आपको नहीं पता होगा कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। तो चलिए मैं बता देती हूँ परफेक्ट कंपटीशन क्या है। परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट प्लेस होती है जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, और क्योंकि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, ठीक है, मतलब कि जो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं जो कि होमोजीनियस गुड्स सेल कर रहे हैं, जो सारे सेलर्स हैं ना वो क्या कर रहे हैं, एकदम आइडेंटिकल होमोजीनियस गुड्स जो है वो सेल कर रहे हैं। लाइक जो मैं सेल कर रही हूँ वही दूसरा जो सेलर है वो सेल कर रहा है, हमारे गुड्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो फिर ऐसे कंडीशन में जो प्राइसेस रहते हैं वो कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, मतलब कि एक ही प्राइस जो है वो चलता है, उसके प्राइसेस में चेंजेस नहीं आते उस गुड के। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इस मार्केट में कैसे गुड्स ट्रेड किए जा रहे हैं, होमोजीनियस गुड्स जो है वो ट्रेड किए जा रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस गुड्स की, तो दैट मीन्स कि अगर मान लो मैं प्राइस बढ़ा दूं तो क्या आप लोग मेरे पास में जो है वो पर्टिकुलर गुड लेने आओगे, नहीं आओगे, क्योंकि आपको दूसरी शॉप पे वही सेम गुड जो है वो सस्ता मिल रहा है, राइट, वो चीप मिल रहा है। तो ये एक नॉर्मल एक पर्सन की मेंटालिटी होती है कि हम महंगा क्यों खरीदे, और सही भी है कि क्यों खरीदे जब वही चीज जो है वो सस्ते में मिल रही है। तो इसलिए जो एक पर्सन है वो कभी भी जो है प्राइसेस को चेंज नहीं कर सकता, और प्राइसेस हम कम भी नहीं कर सकते। रीजन बीइंग कि सब लोग हमारे पास तो आएंगे, लेकिन ये जो मार्केट में बाकी सारे सेलर्स हैं वो जो है अनशन पे बैठ जाएंगे कि नहीं ये नहीं चलेगा, ये तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी इस काइंड से, ठीक है। तो इसलिए जो है ये भी नहीं पॉसिबल होता है। तो मतलब कि एक ही कांस्टेंट प्राइस चलता है और वही प्राइस जो है वो सारे ही जो आपके सेलर्स हैं वो उसी प्राइस पर जो गुड्स हैं वो सेल करते हैं, और सारे बायर्स उसी प्राइस पर गुड्स को बाय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, प्राइसेस में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ओके, तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब उसके बाद में हम देखें आगे क्या है। व्हेन प्राइस रिमेन सेम एट ऑल द आउटपुट लेवल्स, लाइक इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, नो फर्म इज इन पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस of the product. A firm can sell more quantity of output at the same price. It means the revenue from every additional unit MR is equal to AR. ठीक है, तो जो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर एडिशनल यूनिट में भी आपका कोई भी क्या हो रहा है, अगर आप एडिशनल यूनिट सेल भी कर रहे हो तो भी जो है उतना ही प्राइस आपको मिलेगा, उतना ही रेवेन्यू एक जो सेलर है वो जनरेट कर सकता है। जैसे कि कैसे, इसका एक एग्जांपल देखें। तो मान लो कि हम जो है परफेक्ट कंपटीशन में क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक पेन ले लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, हमने लिया एक पेन। इस पेन की जो प्राइस है ये है ₹10,
ठीक है, 10 रुपीज का पेन मिल रहा है। अब जब 10 रुपीज का पेन मिल रहा है, होमोजीनियस है, तो सभी लोग इसे 10 पर बेचेंगे, कोई भी इसे 11 या कोई भी इसे 9 पर नहीं बेचेगा, सब जो है 10 रुपीज पर इसे सेल करने वाले हैं। इसके बाद में हम बोल रहे हैं कि पहले जो है, मतलब कि अब चलो ये हो गया, अब मुझे ये बताओ कि इसका AR क्या होगा स्टूडेंट्स। AR क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। एवरेज रेवेन्यू होता है कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट जो आप सेल कर रहे हो आपको कितना मनी मिल रहा है। मतलब कि ये जो पेन है इसकी अगर 1 यूनिट में सेल करूं तो मुझे कितना रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक। तो ये पर यूनिट पे बताता है। अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो वो बोलता, टोटल रेवेन्यू क्या बोलता है, जैसे कि मान लो मैंने बोला कि मैंने 10 पेन सेल किए हैं 10 रुपीज के, तो इसके हिसाब से टोटल रेवेन्यू होता हमारा ₹100, राइट। ये क्या होता है, ये होता हमारा टोटल रेवेन्यू। अब अगर टोटल रेवेन्यू से मैं एवरेज रेवेन्यू निकालती तो वो क्या आता, वो आता हमारा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 10, जो कि अल्टीमेटली 10 ही आता। तो अब जो है मेरे पास में यहाँ पर ये वैल्यू है कि पर पेन जो है, हर एक पेन जो है वो 10 रुपीज का है। सो दैट मीन्स कि एवरेज रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू आपका 10 ही हुआ है, ठीक। अब देखो एक चीज देखते जाना, ये है हमारा क्या, एवरेज रेवेन्यू 10 रुपीज का, ये 10 रुपीज का क्या है, ये है हमारा प्राइस। अब इसके बाद में हम बात करें किसकी, MR की। MR हमें क्या बोलता है, MR हमें बोलता है कि एक एडिशनल यूनिट को सेल करने पर आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ये होता है आपका MR। तो अब अगर देखो यहाँ पर 10 पेन सेल कर रही थी तो 100 रुपीज मिले, ठीक है। अब मान लो कि हम जो है 11 पेन को सेल करेंगे तो कितने रुपीज मिलेंगे, 10 रुपीज और ऐड कर दो, दैट इज ये हो जाएगा 110 रुपीज। अब मैं बोल रही हूँ कि हम कर रहे हैं 12 पेन को सेल, तो अब क्या होगा, अब इसमें 10 और ऐड कर दो, क्योंकि प्राइस तो सेम है, प्राइस में चेंजेस नहीं है। तो ये जो आपका ये है, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 120। अब इसके हिसाब से मैं MR निकालूं तो कितना होगा, हर एडिशनल यूनिट पर मुझे कितना जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 10 रुपीज का ही जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा AR और MR कैसा है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दोनों 10-10 आ रहे हैं। और ये जो है ये सिर्फ आपके किस कंडीशन में रहती है, इस वाली कंडीशन में, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। जब प्राइस कांस्टेंट रहते हैं तो ये चीज जो है हमें देखने को मिलती है, दैट इज AR और MR जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब इसके अलावा ये देखो कि AR और MR तो इक्वल है ही एक दूसरे के, लेकिन ये प्राइस के भी इक्वल है, दैट इज AR जो है वो भी 10 है, MR भी 10 है, और जो प्राइस है वो भी 10 है। तो जब, अब इससे हम ये बोल सकते हैं कि जब प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट रहते हैं तो उस केस में जो आपका प्राइस है वो किसके इक्वल है, AR के और MR के। मतलब कि सीधी सी हम बात बोलेंगे, दैट इज दिस वन, प्राइस इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR, ऑलराइट। और जब परफेक्ट कंपटीशन रहता है, या हम बोलें कि व्हेन प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट, जब ऐसी वाली सिचुएशन होती है तो अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनती है, जो कि ये प्राइस AR और MR को डिफाइन करती है, ऑलराइट। तो देखो यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस पर हमने लिए यूनिट सोल्ड और वाई एक्सिस पर लिया है हमने AR एंड MR इन रुपीज, ठीक है। तो जब हमने ये बताया इसमें 5 रुपीज है, इसको मैं 5 भी ले सकती थी, जैसे मैंने 10 लिया वैसे ही प्राइस को 5 कर दूं तो AR भी 5 हो जाएगा, MR भी 5 हो जाएगा। तो ये जो है इससे बेसिकली हमें ये पता चल रहा है कि आपकी जो प्राइस लाइन है, आपकी जो AR लाइन है और आपकी जो MR लाइन है वो तीनों ही सेम है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, या फिर ये सिचुएशन बोले व्हेन प्राइसेस रिमेन सेम कांस्टेंट, ठीक है। तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कैसे प्राइस और AR एक दूसरे के इक्वल बने हैं, ऑलराइट। फिर आगे बढ़े तो ये आया हमारे पास में क्या, जो हमारा शेड्यूल है, उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो शेड्यूल है वो आया। अब खैर हमें इतना शेड्यूल देखने की जरूरत ही नहीं है, रीजन बीइंग कि अब जो है हम लोग समझ चुके हैं कि AR MR और प्राइस जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होने वाले हैं, ऑलराइट। अब देखो स्टूडेंट्स एक चीज और, एक रिलेशनशिप और याद रखना कि प्राइस और AR जो है वो हमेशा इक्वल होता है। अब वो इक्वल क्यों होते हैं उसका रीजन समझो। देखो अगर मैं बोलूं कि AR क्या होता है, AR को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, AR को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट,
राइट। ये टोटल रेवेन्यू मुझे पता है क्या होता है। टोटल रेवेन्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? टोटल रेवेन्यू को हम फाइंड आउट करते हैं क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इनटू प्राइस, राइट। इस टोटल रेवेन्यू को मैंने इससे सब्स्टिट्यूट किया और इसको मैं डिवाइड करूं क्यू से और इधर पे मैं AR ही रहने दूं। तो अब देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है एक दूसरे के, तो ये दोनों जो है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ प्राइस। तो इससे हमें पता चला कि जो आपका एवरेज रेवेन्यू वो किसके इक्वल है? वो है आपके प्राइस के इक्वल। तो ये बिल्कुल आप जो हो स्टार मार्क बनाकर लिख लेना अपने नोट्स में, दैट जो आपका AR है वो किसके इक्वल होता है? वो प्राइस के इक्वल होता है। और कैसे होता है? तो उस चीज को हम ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, हम उसे प्रूफ भी कर सकते हैं कि देखिए AR इज इक्वल्स टू प्राइस होता है। इस पर्टिकुलर केस से जो है हम बता सकते हैं। बस करना क्या है, हमें इस TR को जैसे फाइंड आउट किया जाता है वैसे लिख दो, दैट इज Q इंटू P डिवाइडेड बाय Q। तो Q और Q तो कैंसिल आउट हो गए, तो बचा ही हमारे पास में AR इज इक्वल्स टू P। ठीक है, तो AR और प्राइस जो है वो आपकी सेम रहती है, दैट इज AR लाइन इज इक्वल टू प्राइस लाइन। ये चीज अब आगे भी याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके रेवेन्यू व्हेन प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट उस वाले केस में नहीं बताया है मैंने, ये आपको मैंने पूरे ही केसेस में बताया है। किसी भी सिचुएशन में आप देख लेना AR जो है वो प्राइस के इक्वल ही रहता है। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये क्लियर हो गया आपको। अब ये जो प्राइस आ गई आपकी 5555 हमने ली थी, तो अब टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, इस वे में जो है ये आपका टोटल रेवेन्यू आ गया है। और अब टोटल रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू निकाल दे। कैसे निकालते हैं? हम जो है जो भी आपका जिस भी यूनिट पर आपको निकालना है उसकी प्रीवियस वाली यूनिट को उससे माइनस कर दो। जैसे कि अगर मुझे सेकेंड वाली यूनिट का निकालना है तो मैं क्या करूंगी? ये सेकेंड माइनस फर्स्ट करूंगी, 10 माइनस 5, तो ये आ गया हमारा 5। फिर नेक्स्ट निकालना है तो 15 माइनस 10, तो ये क्या आ गया आपका 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया 20 माइनस 15, तो ये भी आ गया आपका 5, और 25 माइनस 20 ये भी आ गया आपका 5। ऑलराइट, तो इस वे में जो है हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इस वे में जो है हमने अपना TR, MR और AR फाइंड आउट किया। और इससे हमें किस रिलेशनशिप पर आए हैं? हमें रिलेशनशिप किसका बताना था? MR और AR का। तो ये है हमारा MR दैट इज 555 और ये है हमारा AR, या फिर हम इसे प्राइस भी बोल सकते हैं, जो कि दोनों इक्वल रहेंगे जब प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं तब। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, TR और MR के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं जब प्राइस कैसा है? कांस्टेंट है। अब MR कर्व हमें पता है कैसा बनेगा, अभी अभी हम लोग सीख कर आए, जो कि होगा आपके हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब जो है देखते हैं TR और MR का क्या रिलेशनशिप होने वाला है। सो व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट फर्म्स कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट प्राइस फिक्स्ड बाय मार्केट। ओके, जब प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं तो जो फर्म्स हैं वो किसी भी क्वांटिटी ऑफ गुड को कब सेल कर सकती है? उस प्राइस पर जो कि मार्केट में फिक्स हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। एज अ रिजल्ट MR कर्व इज हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पता है हमें ये चीज, अभी अभी हम लोग पढ़कर आए। सिंस MR रिमेन्स कांस्टेंट, TR आल्सो इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट। ड्यू टू दिस रीजन द TR कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और क्योंकि MR तो कांस्टेंट है ही, मतलब कि MR जो है वो कांस्टेंट है और वो जो है हमारा पता है हमें कैसा कर्व बनेगा। तो जब MR कांस्टेंट है तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो TR है वो भी कैसे इंक्रीज हो रहा है? वो भी कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि अभी जो शेड्यूल देखा उसमें हमने देखा कि हर एक जो TR है, हर एक जो नेक्स्ट लेवल का TR है उसमें क्या डिफरेंस है? एक कांस्टेंट लेवल से इंक्रीज हो रहा है, हर एक बार जो 5555 से इंक्रीज हो रहा है। राइट, तो बस वो क्योंकि उसका जो इंक्रीज है, इंक्रीजिंग रेट भी उसका कांस्टेंट है, इसलिए आपको कैसी लाइन मिलेगी? आपको एक जो है पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व मिलेगा, जो कि बिल्कुल ही आपको एकदम ही सीधा सा कर्व हमें मिलने वाला है लाइक दिस। ये जो है ये हो गया हमारा TR कर्व, जिसमें कि ये जो डिस्टेंस है ये कैसा है? कांस्टेंट रहने वाला है, बिकॉज आपका जो MR है वो भी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, वो जो हमारा शेड्यूल है वो एग्जैक्टली सेम शेड्यूल है जो कि हमने
हमने इसके पहले देखा था, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था AR और MR का रिलेशनशिप उसमें, तो उसे मैं वापस एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि आप लोगों को पता है ही वो, ठीक है। उसके बाद में ये TR कर्व ये बन गया और ये हमारा MR कर्व एज इट इज वैसा ही बन गया है, ठीक है। तो TR कर्व जो है वो बिल्कुल ही पॉजिटिवली स्ट्रेट लाइन कर्व हमें मिलने वाला है। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये चीज जो है आप लोगों को क्लियर हो गई है। फिर आगे बढ़े नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारे पास में रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड प्राइस लाइन। प्राइस लाइन और TR के बीच में क्या रिलेशनशिप है? प्राइस लाइन मतलब कि आपकी यही हो गई AR MR और प्राइस जिसमें कि सेम है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी जो PR है, ये आ गई आपकी क्या? प्राइस लाइन। सो व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट देन प्राइस इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR, राइट। ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता है। ऑल्सो TR इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ MR, राइट। ये भी हमें पता है कि TR क्या होता है? TR होता है समीशन ऑफ MR, राइट। ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हम सारे जो MR है उन्हें अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलता है? हमें अपना जो TR है वो मिलता जाता है। So the area under MR curve और प्राइस लाइन will be equal to TR। तो क्या मतलब है कि जो एरिया है इसके अंडर का, ये जो प्राइस लाइन है इसके अंडर का जो एरिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा आपके TR के, राइट। मतलब कि ये वाला जो एरिया है, ओके, दैट इज OQ एंड OP जो है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगी अपनी TR। अब अगर इसे आप लोग न्यूमेरिकली समझना चाहो तो चलो हम वापस जो अपना ये वाला है इस पर आते हैं। हमने क्या बोला कि इसे और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें TR मिलेगा। नाउ फॉर से हम फर्स्ट यूनिट जो है इस पर हम अपना TR निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे? 0 1, ठीक है। मतलब कि ये क्या हुआ? ये हुआ 1 और ये हुआ 5, ठीक है। इस 0 को मत मल्टीप्लाई करना, ये तो पूरा आपको ऐड करना होता है। 0 + 1 एंड 0 + 5 ये आपको करना है, ठीक है। तो 1 × 5 कितना हो गया? 1 × 5 हो गया 5, जो कि आपका TR है। फिर नेक्स्ट वाले लेवल पर चले। नेक्स्ट लेवल क्या है हमारा? ये है 2 यूनिट्स का, ठीक है। और ये जो आपकी प्राइस लाइन है वो तो एग्जैक्टली वही जो है सेम है। तो ये आ गई आपकी क्या? प्राइस लाइन, दैट इज 0 2। ये जो 0 2 है दैट इज 2 और इस साइड से क्या है? इस साइड से 5 है। तो 2 × 5 कितना हो गया? 2 × 5 10 होता है। तो यहाँ पर जो है ये आ गई आपकी 10, दैट इज TR जो है वो आपको 10 मिल गया है। ऑल राइट, फिर इसी वे में हम आगे देखेंगे। आगे जो है हम इस 2 को हटा के यहाँ से 3 देख लें तो जो है 3 एंड 5 का मल्टीप्लाई करो 15, और इसी वे में हम लोग जो है देख सकते हैं कि हमारा जो प्राइस लाइन के अंदर जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है आपके टोटल रेवेन्यू के, ठीक है। तो प्राइस लाइन और टोटल रेवेन्यू का क्या रिलेशनशिप है? आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया है। दैट इज प्राइस लाइन के अंदर का जो एरिया है वो किसके इक्वल है? वो है इक्वल आपके टोटल रेवेन्यू के, ठीक है। ठीक, तो आई गेस कि ये चीज अब आप लोगों को क्लियर हो गई है। दैट इज जो रिलेशनशिप है TR एंड प्राइस लाइन का, इसके अंदर का जो एरिया है वो किसके इक्वल होता है? वो TR के इक्वल होता है। ये चीज हमने बिल्कुल प्रैक्टिकली भी देख ली है, तो आई गेस कि कोई डाउट नहीं होगा इसमें आप लोगों को। फिर आगे बढ़े। आगे हमारे पास में रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट, ठीक है। अब क्या सिचुएशन है? अब है हमारे पास में कि जब प्राइस फॉल होता है राइज इन आउटपुट से, मतलब कि जब आउटपुट बढ़ता है तो प्राइस क्या होने लगता है? प्राइस फॉल होने लगता है। तो अब ऐसे केस में जो AR और MR है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? So when firms can increase their volumes as sales only by decreasing the price, then AR falls with increase in sale. अब ये हमारे पास में सिचुएशन है कि अगर फर्म्स को अपना आउटपुट बढ़ाना है तो उन्हें प्राइस में फॉल करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये एक कंडीशन गिवन है हमारे पास में। ऐसा फर्म्स जो है वो ये नहीं कर रही कि अच्छा हम आउटपुट बढ़ाएंगे तो प्राइस कम करेंगे। ये जो है ये कंपलसरी है कि जो फर्म्स है वो उनके जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स है उसे तभी बढ़ा सकते हैं जब प्राइस डिक्रीज होगा, तभी, ठीक है। क्योंकि जब प्राइस डिक्रीज होगा तभी तो जो कंज्यूमर्स हैं वो ज्यादा गुड्स को बाय करेंगे। इसलिए जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स है वो कब बढ़ रहा है? जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है। तो जो AR है वो क्या होगा? वो फॉल होगा विथ इंक्रीज इन सेल। AR क्या होता है? AR हमें पता है, AR इज इक्वल टू
प्राइस, राइट। तो हम बोल रहे हैं कि प्राइस जो है वो फॉल हो रहा है ना, जैसे जैसे सेल्स बढ़ रही वैसे वैसे फॉल हो रहा है, इसीलिए आपका जो AR कर्व है वो कैसा बना, ये बना हमारा, राइट, जो कि हमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिला। यहाँ पर हमने y एक्सिस पर अपना AR और MR लिया और x एक्सिस पर अपने यूनिट सोल्ड लिए। जैसे जैसे आप यूनिट सोल्ड बढ़ाओगे वैसे वैसे प्राइस को कम करना है। जैसे कि यहाँ पर मान लो प्राइस है आपका 50, ठीक है, दैट इज AR आपका 50 है, यूनिट सोल्ड इज 1, ऑलराइट, तो ये आ गया। फिर उसके बाद में यूनिट सोल्ड बढ़ाया तो प्राइस कम हुआ, फिर और यूनिट सोल्ड बढ़ाया तो प्राइस कम हुआ, फिर और यूनिट सोल्ड बढ़ाया तो प्राइस कम हुआ। तो इस वे में जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है वो हमें बता रहा है कि जैसे जैसे जो है प्राइसेस कम होंगे वैसे वैसे सेल्स बढ़ेगी। इट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट विल बी लेस देन AR। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेवेन्यू हर एक एडिशनल यूनिट से मिलेगा वो AR से कम होगा, दैट इज प्राइस से कम होगा। अब कम क्यों होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज प्राइस तो हम जैसे हम प्राइस को अगर कम करेंगे तभी हम अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मतलब कि अगर प्राइस को कम करेंगे तो ही हम अपनी जो आउटपुट है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स है वो बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए जो आपका MR है वो क्या होता है, वो भी फॉल होता है, और MR जो है वो AR से क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट बोथ AR एंड MR कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसी का ही रिजल्ट क्या हुआ कि दोनों जो है वो स्लोप डाउनवर्ड कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, राइट क्यों जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं कि ये जो आपके क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड है वो इंक्रीज होते जा रही है, इसलिए जो है ये राइट साइड आपको जाते हुए दिखेंगे, ठीक है। और जो आपका MR कर्व है वो आपका जो है स्टीपर कर्व रहेगा AR से, ऑलराइट। तो आई गेस कि ये जो AR और MR का रिलेशनशिप है व्हेन प्राइसेस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक। आगे बढ़े हम लोग, तो इसका जो शेड्यूल है वो देखें। तो देखो AR जो है वो हमने क्या लिया, AR जो है वो डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन आउटपुट सोल्ड, ठीक है, या आउटपुट सोल्ड बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 5 और AR जो है वो कम होता जा रहा है। अब हम इससे TR निकाले तो वो 5 × 1 हो गया 5, 4 × 2 हो गया 8, 3 × 3 9 हो गया, 4 × 2 8 और 5 × 5 5 हो गया, ठीक है, 5 × 1 5 हो गया। अब जो है इसमें MR का हमें क्या रिलेशनशिप दिख रहा है, देखो ये तो हमने एज इट इज 5 लिख लिया, 8 - 5 हो गया आपका 3, 9 - 8 हो गया आपका कितना 1, 8 - 1 कितना हो गया -1 एंड 5 - 8 कितना हो गया -3, ऑलराइट। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो MR है वो भी फॉल हो रहा है, बट वो इससे ज्यादा रेट से फॉल हो रहा है, मतलब कि AR जितना फॉल हो रहा है उससे ज्यादा जो है आपका MR आपको फॉल होता हुआ दिखता है, बिकॉज प्राइस जो है वो कम होता जा रहा है विथ एवरी यूनिट सोल्ड। इसीलिए आपका TR जो है वो भी एक जो है डिक्रीजिंग फेज से, पहले TR इंक्रीज हुआ फिर वो डिक्रीज होने लगा, तो इसीलिए जो आपका MR है वो उसमें भी क्या हुआ कि वो डिक्रीज हो रहा है और फिर वो नेगेटिव बन जाता है, ऑलराइट। अब इसका अगर रेशियो ऑफ फॉल देखें तो रेशियो ऑफ फॉल में देखो यहाँ पर आप देख सकते हो AR में कि 1111 रुपी का जो है फॉल आ रहा है, ठीक है, तो ये सारे हमने 1 लिए। और वहीं हम MR का देखें तो देखो MR जो है वो 2 रुपी से फॉल हो रही है, मतलब कि हर एडिशनल यूनिट जो सेल की जा रही है उस पर 2 रुपए का लॉस हो रहा है प्रीवियस यूनिट से, ठीक है। तो ये जो है आपको 2 रुपी का क्या दिख रहा है, फॉल दिख रहा है, दैट इज ये जो रेशियो ऑफ फॉल आया वो क्या हुआ 1:2, ओके, दैट इज हर 1 रुपी जो फॉल हो रहा है उस पर MR जो है वो 2 रुपी से फॉल हो रहा है, इससे हमें ये समझ में आया, ऑलराइट। तो आई गेस कि आपको AR और MR का जो रिलेशनशिप है किस पर्टिकुलर केस के अंडर, व्हेन फर्म्स कैन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल बाय डिक्रीजिंग द प्राइस, ठीक है, इसके अंदर जो ये है आपका सिनेरियो, इसमें आई गेस कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया है कि AR और MR का क्या रिलेशनशिप है, ठीक। फिर आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट वाला रिलेशनशिप आता है हमारे पास में, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR। TR और MR के बीच का क्या रिलेशनशिप है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट, यही वाली सिचुएशन है कि प्राइस फॉल होगी विथ राइज इन आउटपुट। सो व्हेन मोर ऑफ आउटपुट कैन बी सोल्ड ओनली बाय लोअरिंग द प्राइस, देन रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट दैट इज MR विल फॉल। अभी हम लोग उस शेड्यूल में देख कर आए ना, MR क्या हो रहा था, MR फॉल हो रहा था। जैसे जैसे हम जो है अपने आउटपुट, जो यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड है वो जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो MR है
है वो फॉल हो रहा था, ये चीज हम लोग उसमें भी देखें। TR will increase when MR is positive, TR कब तक इंक्रीज हुआ था, जब तक MR पॉजिटिव था, ठीक है। TR will fall when MR is negative and TR will be maximum when MR is 0। अब जैसे कि इस पर आ जाओ, तो जब तक जो है MR पॉजिटिव है, इस पॉइंट तक MR पॉजिटिव है, तो आपका ये जो है ये क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। अब MR इसके बाद में यहाँ पर 0 आ सकता था, अब इस वाले सिचुएशन में नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 0 होता तो मतलब कि वो हमारा MR जो है मैक्सिमम पर है, लेकिन हम देख सकते हैं कि TR मैक्सिमम पर है। अब हम देख सकते हैं कि MR कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो वो कांस्टेंसी से भी हम लोग बोल सकते हैं कि आपका TR उस टाइम पर क्या है, उसके मैक्सिमम पर है, और फिर उसके बाद में TR फॉल होना स्टार्ट होता है, और जब TR फॉल होता है तो MR कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जब तक MR इंक्रीज हो रहा है, MR पॉजिटिव है, नॉट इंक्रीज हो रहा है, जब तक MR पॉजिटिव है तब तक TR इंक्रीज होगा, जब MR नेगेटिव है तो TR डिक्रीज होगा, और जब MR 0 या फिर कांस्टेंट है तो TR कैसा है, उसके मैक्सिमम पर होगा, ठीक है। तो आई गेस कि ये तीनों रिलेशनशिप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। अब आगे इसका जो है हम लोग वही एक जो हमारा कर्व है, डायग्राम है, और जो रिलेशनशिप है वो देख ले। दैट इज यूनिट सोल्ड दिया है, AR दिया है, TR दिया है और MR दिया है। अब जो चीज मैंने आपको स्टूडेंट्स वहां पे समझाई उसी वे को हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं, जो मैं अभी तक समझा के आगे आपको कि देखो ये फॉल हो रहा है तो ये राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है मत लेना यहाँ पर लेना, जब तक TR कैसा है, पॉजिटिव है, तो आपका MR पॉजिटिव है तो आपका TR फॉल हो रहा है। ये 0 हुआ तो ये इसके मैक्सिमम पर है, और फिर उसके बाद में जब ये नेगेटिव है तो TR जो है वो फॉल होने लग गया है। ऑलराइट, अब इसका अगर हम कर्व देखें तो कुछ ऐसा कर्व हमारे पास में आने वाला है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं नीचे वाला जो कर्व है वो है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, दैट इज MR का कर्व, और ऊपर वाला जो है वो है हमारा टोटल रेवेन्यू का कर्व, ठीक है। तो अब इसमें अगर देखें स्टूडेंट्स तो ये हमारी MR आ गई, MR फॉल हो रही है कॉन्स्टेंटली, राइट, ये जो है फॉल हो रही है, इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है लाइन बन गई हमारी। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनी है, TR पे क्या रिलेशनशिप है, TR जो है वो पहले राइज हो रहा है, तो ये जो है ये राइज हुआ है, ऑलराइट। उसके बाद में वो उसके मैक्सिमम पर पहुंचा यहाँ पर, और फिर उसके बाद में वो फॉल हो रहा है, इसलिए जो है ये इस शेप का हमारा जो है TR बनता है। और ये जो लाइन बनाई गई है यहाँ से A से B, ये क्या डिफाइन कर रही है, A इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ TR एंड B पर जो है MR आपका कैसा है, 0 है, ऑलराइट। तो इससे जो है हमें ये समझ में आया। अब देखो यहाँ तक जो है आपका MR पॉजिटिव था, राइट, ये पूरे में जब तक B पॉइंट तक हम लोग नहीं आए तब तक जो हमारा MR है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो जब ये पॉजिटिव है तो ये हमें राइज होता हुआ दिखा, ठीक है, ये मैक्सिमम, ये 0, उसके बाद में MR नेगेटिव हो गया तो TR क्या होने लग गया, फॉल होने लग गया, ठीक। तो आई गेस कि ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन TR एंड MR ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब देखो यहीं पर अगर स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूं कि हमने पढ़ा था अपना TP और MP, अपना जो प्रोडक्शन फंक्शन था उसमें, राइट, हमने क्या पढ़ा था, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व पढ़कर आए थे हम लोग। उसमें जो है टोटल प्रोडक्ट का कर्व तो आपका कुछ ऐसा ही बनता है, मार्जिनल प्रोडक्ट का कैसे बनता है, मार्जिनल प्रोडक्ट का भी हम बना देते हैं, एक यहाँ पर जो है हम एक कर्व बनाते हैं, उससे जो है हम उसका रिलेशनशिप भी याद कर लेंगे, मतलब कि जो है एग्जैक्टली बहुत प्रोबेबली सेम रिलेशनशिप है तो वो हम लोग देख लेंगे, ऑलराइट। अब देखो उसमें क्या रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स, उसमें ये रिलेशनशिप है कि जब तक आपका जो है MR इंक्रीज होता है तब तक आपका MP, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट MR, हम MP और TP के बारे में बात कर रहे हैं, इसको TP बना लो अभी थोड़ी देर के लिए। हम लोग TR और MR तो पढ़ चुके हैं, अब TR और MR को जो है ना हम TP और MP में भी पढ़े, ताकि हमें ये समझ में आएगा कि क्या इनसे हम कुछ प्रॉपरली याद कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो देखो जब तक MP आपका इंक्रीज होता है तब तक जो आपका TP होता है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, ये चीज हमें पता है। उसके बाद में आपका जो है MP फॉल होना स्टार्ट होता है, ठीक है। जब MP फॉल होता है तो आपका जो TP है वो डिमिनिशिंग रेट से क्या होता है, डिमिनिशिंग रेट से राइज होता है। ये मैक्सिमम, ये 0, ठीक है, ये नेगेटिव गया, ये फॉल होने लगा। अब इसमें हमें क्या समझ में आया कि जब तक MP पॉजिटिव है तब तक TP राइज हो रहा है, यही चीज हमने बोली थी, जब तक MR पॉजिटिव है तब तक TR राइज होगा, TR उसके मैक्सिमम पर, MR उसके 0 पर।
टीपी उसके मैक्सिमम पर, एमपी उसके 0 पर। ऑलराइट, उसके बाद में एमपी जब नेगेटिव बनता है तो जो टीपी है वो फॉल होता है। सेम गोज टू टीआर एंड एमआर। जब एमआर नेगेटिव बनता है तो जो टीआर है वो क्या होने लगता है, टीआर फॉल होने लगता है। ठीक है, तो ये जो है ऐसे आप थोड़ा सा लिंक कर कर जो हो याद कर सकते हो कुछ चीजों को, जिससे जो है आपको बहुत ज्यादा हर एक चीज को न्यू न्यू नहीं पढ़ना पड़े। आप जो हो उसको एक प्रॉपर, अगर आपने एक चीज पढ़ी तो उससे आप दूसरी लिंक बैठाकर और दूसरा कंसेप्ट भी जो थोड़ा बहुत उसके जैसा है वो आप याद कर सकते हो इजीली। ऑलराइट, तो आई गेस कि टीआर और एमआर का जो रिलेशनशिप है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, तो इसके साथ में हमारा जो चैप्टर है स्टूडेंट्स ये होता है हमारा फिनिश। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था जो कि आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी हो गया है। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट सा हमारा ये चैप्टर था। नाउ जो एक छोटी सी चीज हमें सीखनी है वो है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको गूगल ओपन करना है और आपको उस पर सर्च करना है www.magnetbrains.com। तो जो वेबसाइट है वो हो जाएगी ओपन। ये वेबसाइट के ओपन होने के बाद में इसको करना है आपको स्क्रॉल। यहाँ पर जो आपको टॉप एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज है उसके अंदर आपको वेरियस ऑप्शंस मिलेंगे। आपको क्लास 11th इकोनॉमिक्स पढ़ना है, उसमें क्लास 11th पर आपको कर देना है टैप। वो टैप करने से उसके अंदर की जितनी भी प्लेलिस्ट है वो सारी आपको दिखने लगेगी। यहाँ पर कुछ आपको 8 प्लेलिस्ट दिख रही है, बट जब आप वेबसाइट देखोगे तो आपको दूसरी भी जो सारी प्लेलिस्ट है वो आपको विजिबल हो जाएंगी ना। हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आपको 4 प्लेलिस्ट दिखेगी, 2 फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड 2 फॉर स्टैटिस्टिक्स। दो क्यों, एक एनसीईआरटी से रिलेटेड है, एक संदीप गर्ग की है। सेम गोज टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेम गोज टू स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और बहुत ही स्पेसिफिकली यहाँ पर लिखा है दैट इज बुक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी। तो अगर एनसीईआरटी पढ़ना है तो इधर जाओ, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी पढ़ना है तो इधर जाओ, माइक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग पढ़ना है तो इस पर चले जाओ, स्टैटिस्टिक्स संदीप गर्ग पढ़ना है तो इस पर चले जाओ। तो आपको जो है कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग पढ़नी है तो ये वॉच नाउ पर हम क्लिक कर देंगे, देख लेंगे कहां पर है माइक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग। बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं है। वॉच नाउ पर हम क्लिक करेंगे, वॉच नाउ पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन हो जाएगा। इसमें आपको वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस दिख रहे हैं, उसके अंदर आपके जो सारे चैप्टर्स है वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है और सारे टॉपिक्स बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। जो भी आपको पढ़ना है आप उस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे कि हमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का जो है फुल चैप्टर पढ़ना है लेट से, ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है। इसके अंदर के जो है टॉपिक्स जितने भी अवेलेबल हैं, जितने भी टॉपिक्स है उसमें वो आपको विजिबल हो जाएंगे। उस पर जो है आपको वॉच नाउ पर क्लिक करना है। वॉच नाउ पर क्लिक करने से आपका जो वीडियो है वो हो जाएगा प्ले। अब वीडियो के यहाँ पर जो है नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन, इफ अगर आपको नेक्स्ट वीडियो पर जाना है तो इधर क्लिक करें, इफ आपको नेक्स्ट पर नहीं जाना और कुछ देखना है तो यहाँ से कैंसिल कर दो। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो हो जाएगा फिर से ओपन, फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।